कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से। आपको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? भैया हो गया भैया। बताऊंगा टाइम आएगा। अभी जो वीडियो आपने देखा है उसमें दिखने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसा दरिंदा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। इसने एक मासूम लड़की की बेरहमी से हत्या की, लेकिन इसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। लड़की को मारने के बाद भी इस दरिंदे की दरिंदगी थमी नहीं। इसने उसके साथ संबंध बनाए। इतना ही नहीं, अपने इस घृणित कृत्य का वीडियो भी बनाया और इंसानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए उस वीडियो को वायरल तक कर दिया। इसके बाद भी इसकी क्रूरता शांत नहीं हुई। इसने लड़की के शरीर से बाकी कपड़े भी उतार लिए, उन कपड़ों को अपने साथ ले गया और उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। बाहर से ताला लगाकर यह मौके से फरार हो गया। और अब जब यह पकड़ा जा चुका है, तब भी इसके चेहरे पर जरा सी शर्म दिखाई नहीं देती। यह पत्रकारों से बदतमीजी से बात कर रहा है और खुलेआम धमकी दे रहा है। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा, अच्छे सबको कारण बताऊंगा, अच्छे से। सवाल यह है कि आखिर यह क्या देख लेगा? किस बात का इसे इतना घमंड है? क्या इसे लगता है कि इसके अपराधों का कभी कोई हिसाब नहीं होगा? जो कुछ भी इस घटना में हुआ है वह बेहद डरावना और विचलित कर देने वाला है। यकीन मानिए, जब आपको इस मामले की पूरी सच्चाई पता चलेगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी आवाज उठाएं, ताकि उस मासूम को न्याय मिल सके और इस अपराधी का घमंड भी टूटे। यह घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। शहर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र में यह शर्मनाक वारदात हुई है। जिस लड़की के साथ यह दरिंदगी हुई वह भी इसी इंदौर की रहने वाली थी। उसकी उम्र 22 साल थी और वह अपने परिवार के साथ रहकर MBA की पढ़ाई कर रही थी। बात इसी 10 फरवरी की है। उसके आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ी थी, जिसे ठीक कराने के लिए वह अपने पिता के साथ घर से निकली। पिता उसे आधार कार्ड ठीक कराने वाली जगह पर छोड़कर अपने किसी काम से वापस घर आ गए। शाम करीब 5 बजे उसकी छोटी बहन के फोन पर उसी लड़की का कॉल आया। उसने बताया कि उसके मित्र पीयूष का आज जन्मदिन है और वह उससे मिलने जा रही है। उसने यह भी कहा कि वहां से आने में थोड़ी देर हो सकती है, इसलिए घर पर बता देना कि कोई चिंता न करे। उसने कहा था कि वह रात करीब 10 से 11 बजे तक घर लौट आएगी, लेकिन रात करीब 10 बजे छोटी बहन के मोबाइल पर उसी लड़की के फोन से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, मैं जा रही हूं और वापस नहीं आऊंगी। पापा से कह देना कि मुझे ढूंढने की कोशिश न करें। यह मैसेज देखते ही घर में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बात क्या है। तुरंत उसके फोन पर कॉल किया गया, लेकिन उसका मोबाइल बंद आ रहा था। जिस लड़के का जन्मदिन बताकर वह घर से गई थी वह कोई अजनबी नहीं था। वह उसी कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रहा था जहां वह लड़की पढ़ती थी। उसका नाम पीयूष था। परिवार को यह भी पता था कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि गहरा प्रेम संबंध था। इसलिए घर वालों को लगा कि शायद वह कोई मजाक कर रही है। लेकिन तभी एक और फोन आता है। इस बार फोन उस कॉलेज से था जहां वह पढ़ाई कर रही थी। रात के करीब 11 बज चुके थे। इतनी रात को कॉलेज से फोन आना अपने आप में ही चिंता की बात थी। ऊपर से बेटी घर पर नहीं थी और कुछ देर पहले ऐसा मैसेज भी भेज चुकी थी जिससे परिवार पहले से ही परेशान था। जब पिता ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो बात कही गई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में गंदे और संदिग्ध वीडियो शेयर कर रही है। उनसे यह भी कहा गया कि वह अपनी बेटी को समझाए कि वह ऐसी हरकत न करे। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन बेटी का फोन पहले से ही बंद आ रहा था। उसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। वह कहाँ है और किस हालत में है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं था। फिर भी किसी तरह रात बीती। अगले दिन पिता सीधे कॉलेज पहुंचे। वहां उन्हें पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि उनकी बेटी के व्हाट्सएप अकाउंट से आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए गए हैं। इतना ही नहीं, वही वीडियो कई रिश्तेदारों को भी भेजे गए थे। वीडियो में लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ जो लड़का था उसका चेहरा एक इमोजी से ढका हुआ था, जिससे उसकी पहचान साफ नहीं हो पा रही थी।
हालांकि कॉलेज के उस ग्रुप एडमिन ने तुरंत वीडियो डिलीट कर दिया था। मामला गंभीर था, इसीलिए बिना देर किए परिवार के लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। पहले वे रावजी थाने गए और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां पुलिस ने कहा कि यह मामला पंडरीनाथ थाने का है, इसलिए वहां जाकर पूरी बात बताकर एफआईआर दर्ज करानी होगी। फिलहाल 11 फरवरी को ही लड़की की गुमशुदगी की एफआईआर पंडरीनाथ थाने में दर्ज कर ली गई। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस उस जगह भी पहुंची जहां यह जानकारी मिली थी कि लड़की शायद गई होगी, यानी उस कमरे पर जहां पीयूष रहता था और जहां उसके जन्मदिन की पार्टी होने की बात कही गई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो कमरे पर ताला लगा मिला, दरवाजा बंद था। पुलिस ने आसपास सामान्य पूछताछ की और वहां से वापस लौट आई। इस बीच दिन गुजरते जा रहे थे। लड़की 10 तारीख को घर से निकली थी। 11 फरवरी बीत गई, 12 फरवरी भी गुजर गया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और पुलिस लगातार उसकी तलाश में लगी थी। तभी होता यह है कि 12 फरवरी की शाम को द्वारिकापुरी की उसी अंकल वाली गली में जहां पीयूष रहता था और जहां 10 तारीख को लड़की जन्मदिन की पार्टी में गई थी तथा 11 तारीख को पुलिस जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन ताला लगा मिला था, उसी गली में अचानक लोगों को तेज दुर्गंध आने लगी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह बदबू आखिर कहां से आ रही है। 13 फरवरी की सुबह जब लोग उठे तो दुर्गंध और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, बदबू बढ़ती ही जा रही थी। अब लोगों ने ध्यान से देखना शुरू किया कि आखिर यह गंध किस जगह से आ रही है। तभी लोगों की नजर पीयूष के उसी कमरे पर गई जो बाहर से बंद था और जिस पर ताला लगा हुआ था। लोगों को शक हुआ कि बदबू शायद इसी कमरे के अंदर से आ रही है। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। द्वारिकापुरी थाने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में और उनकी सहमति से कमरे का ताला तुड़वाया गया। जैसे ही दरवाजा खोला गया और पुलिस अंदर पहुंची, अंदर का दृश्य देखकर खुद पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। वह पूरी तरह नग्न अवस्था में थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। कमरे का माहौल इतना भयावह था कि देखकर कोई भी सहम जाए। लाश पूरी तरह सड़ चुकी थी, इसलिए पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी मकान मालिक को बुलाया गया और उससे पूछताछ की गई। जब उससे पूछा गया कि क्या वह इस लड़की को पहचानता है, तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इस कमरे में एक लड़का रहता है जिसका नाम पीयूष धामनोदिया है। मकान मालिक ने बताया कि पीयूष मंदसौर के कालाखेत का रहने वाला है। वह इंदौर पढ़ाई करने आया था और MBA सेकेंड ईयर का छात्र है। यह कमरा उसी को किराए पर दिया गया था। जब पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर लेकर कॉल किया तो फोन बंद मिला। अब सवाल यह उठता है कि 2 दिन पहले भी पुलिस यहां आई थी, तो क्या उन्हें पहले से जानकारी नहीं थी? दरअसल पहले दिन जो पुलिस आई थी वह दूसरे थाने की थी। उस समय मामला दूसरे थाना क्षेत्र का माना जा रहा था, लेकिन अब कार्रवाई द्वारिकापुरी थाने की पुलिस कर रही थी, इसलिए वे दोबारा पूरी जानकारी जुटा रहे थे। पुलिस ने आसपास रहने वाले अन्य किराएदारों से भी पूछताछ शुरू की। सभी से पूछा गया कि क्या वे इस लड़के के बारे में कुछ जानते हैं। कुछ लोगों ने उसके परिवार का संपर्क नंबर पुलिस को दे दिया। इसके बाद पुलिस ने उसके पिता घनश्याम को फोन किया, जो किराने की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने उन्हें बताया कि आपका बेटा अचानक लापता हो गया है। आप तुरंत इंदौर पहुंचिए, आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। इसी बीच पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि इस कमरे में कौन कौन आता था और यह लड़की कौन हो सकती है। तभी आसपास रहने वाले कुछ छात्रों और लोगों ने पुलिस से कहा कि संभव है यह लड़की पंडरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी हो। पुलिस ने तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क किया और उसे जानकारी दी। उससे कहा गया कि आप तुरंत बताई गई जगह पर पहुंचें, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह व्यक्ति मौके पर पहुंचा और उसे कमरे के अंदर ले जाया गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके होश उड़ गए। लेकिन लाश की पहचान करना आसान नहीं था। शरीर पूरी तरह फूल चुका था और हालत ऐसी थी कि पहचान पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। तभी उसकी नजर लड़की के पैरों पर गई। उसने देखा कि लाश के पैरों में मोजे पहने हुए थे। मोजों को देखते ही वह टूट गया। उसने कहा, यह मेरी बेटी ही है, क्योंकि ऐसे मोजे मेरी बेटी के पास थे।
तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी वहां पहुंच चुके थे। बेटी को उस हालत में देखकर सबका बुरा हाल था। हर कोई फूट फूट कर रो रहा था। पुलिस ने किसी तरह परिवार को संभाला, उन्हें ढांढस बंधाया और पानी पिलाया। इसके बाद जब पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने शुरू से लेकर अब तक की पूरी बात बता दी। 10 फरवरी को आधार कार्ड ठीक कराने के लिए घर से निकलना, फिर देर शाम का फोन, रात का मैसेज और उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने तक की सारी जानकारी। यह सब सुनते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच तेज कर दी। पुलिस लगातार पीयूष के मोबाइल नंबर पर कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद ही आ रहा था। वहीं लड़की का मोबाइल नंबर कभी कभी कुछ समय के लिए चालू होता और फिर तुरंत बंद हो जाता था। जब लोकेशन ट्रैक की गई तो पता चला कि फोन की मूवमेंट मध्य प्रदेश से बाहर महाराष्ट्र की तरफ जा रही है। कभी लोकेशन 100 किलोमीटर दूर दिखती, कभी 200 किलोमीटर दूर। कुछ समय के लिए लोकेशन गोवा की दिशा में भी दिखाई दी। यह देखकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो गई। एक विशेष टीम बनाई गई। ट्रैकिंग के आधार पर टीम मुंबई पहुंची। मुंबई के अंधेरी स्टेशन के पास एक ब्रिज के नजदीक वह मोबाइल नंबर एक्टिव मिला। आखिरकार पुलिस ने वहीं से पीयूष को हिरासत में ले लिया। उसे तुरंत इंदौर लाया गया। इंदौर पहुंचने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुलिस को उसका रिमांड मिला। इसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह झकझोर कर रख देने वाली थी। उसे सुनकर एक महिला सिपाही तो रोने लगी थी। दरअसल पीयूष की उस लड़की से पहली मुलाकात 8 सितंबर 2024 को कॉलेज में हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और यह दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल गई। लड़की के परिवार को भी इस रिश्ते की जानकारी थी। बात शादी तक पहुंच चुकी थी और दोनों ने तय कर लिया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद वे विवाह कर लेंगे। सब कुछ सामान्य और ठीक चल रहा था। दोनों अक्सर बातें करते, साथ घूमने जाते और एक दूसरे के काफी करीब थे। लेकिन उनके रिश्ते में एक बात अलग थी। अब तक उनके बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। उनका प्यार आजकल के प्यार की तरह बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पीयूष को यह बात खटक रही थी। उसका मानना था कि जब वे एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर चुके हैं तो शारीरिक संबंध बनाना गलत नहीं है। उसे लगता था कि आज के समय में यह आम बात है और असली प्यार की शुरुआत भी इसी से होती है। वहीं लड़की इस बात के लिए तैयार नहीं थी। जब भी पीयूष इस विषय पर जोर देता वह साफ मना कर देती और कहती कि शादी के बाद इसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन पीयूष को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी समय बीतता गया और 10 फरवरी को पीयूष ने मन ही मन तय कर लिया कि किसी भी हाल में वह उस लड़की के साथ संबंध बनाएगा। इसके लिए उसने मेडिकल स्टोर से कुछ उत्तेजक गोलियां भी खरीद ली थीं। प्लान के मुताबिक 10 फरवरी 2026 की दोपहर उसने उस लड़की को अपने कमरे पर बुलाया। उस दिन उसका जन्मदिन था। जब लड़की उसके कमरे पर पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और मैं उसे अपने तरीके से तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूं। लड़की भी खुश हो गई। उसे लगा कि वह सच में कोई सरप्राइज देने वाला है, इसलिए उसने उस पर भरोसा किया और उसकी बात मान ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कैसी सच्चाई आने वाली है। अब कमरे के अंदर ले जाकर पीयूष ने पहले उसे बेड पर बैठाया, फिर अचानक उसे जबरन लिटा दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने उसके हाथ पैर बांध दिए और हाथ पैर बांधने के बाद उसने अपनी असली नीयत सामने रख दी। उसने कहा कि अब वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। उसने उसे इसलिए बांधा था ताकि अगर वह इस बार भी मना करे तो वह उसकी बात को अनसुना कर सके और वह उसका विरोध न कर पाए। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हाथ पैर बंधे होने के बावजूद लड़की ने साफ मना कर दिया। उसने डटकर विरोध किया। उसने उसे खरी खोटी सुनाई और कहा कि उसने उसे अच्छा इंसान समझने में गलती की। वह उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लायक क्या, बात करने के लायक भी नहीं है। और इतना सुनते ही पीयूष का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह पूरी तरह हैवान बन गया। उसने लड़की के ऊपर चढ़कर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया और लगातार उसका गला दबाता रहा। लड़की छटपटाती रही, लेकिन हाथ पैर बंधे होने की वजह से वह खुद को छोड़ा नहीं पाई।
और वह तब तक गला दबाता रहा जब तक उसकी सांसें पूरी तरह थम नहीं गईं और उसकी मौत नहीं हो गई। लेकिन इतना ही नहीं हुआ, बल्कि असली दरिंदगी तो अब शुरू होती है। जब उस बेचारी की सांसें रुक गईं, तब भी इसके भीतर का हैवान शांत नहीं हुआ, क्योंकि इसने तो पहले ही तय कर लिया था कि आज वह किसी भी हाल में इस लड़की के साथ संबंध बनाकर ही रहेगा। इसलिए उसने सबसे पहले उसके हाथ पैर खोले। इसके बाद उसने उसके शरीर से सारे कपड़े उतार दिए। फिर उसने अपनी घिनौनी मानसिकता का परिचय देते हुए उस निर्जीव शरीर के साथ अपनी गंदी भूख मिटाई। इतना ही नहीं, इस पूरे कृत्य के दौरान उसने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने अपने चेहरे को इमोजी से ढक दिया। इसके बाद उसने वही वीडियो लड़की के ही मोबाइल से कॉलेज के ग्रुप में पोस्ट कर दिया। लेकिन हैवानियत यही नहीं रुकी। उसने वही वीडियो लड़की के मोबाइल से उसके स्टेटस पर भी लगा दिया। इसके बाद भी उसे संतोष नहीं हुआ। उसे डर था कि कहीं इतना सब होने के बाद भी लड़की जिंदा न बच जाए। इसी डर में उसने चाकू से उसके शरीर पर कई वार किए। फिर उसने कमरे को बाहर से बंद किया, ताला लगाया और मौके से फरार हो गया। वह जाते समय लड़की का मोबाइल और उसके कपड़े भी अपने साथ ले गया था। करीब रात 10 बजे उसने उसी मोबाइल से उसकी छोटी बहन को मैसेज किया। इसके बाद वह सीधे स्टेशन पहुंचा। वहां उसने एक नया सिम कार्ड खरीदा। सिम लेने के बाद वह ट्रेन में बैठा और मुंबई के लिए रवाना हो गया। मुंबई पहुंचकर वह एक होटल में ठहरा हुआ था। लेकिन इसके पाप इतने जघन्य थे कि घबराहट में वह एक बड़ी गलती कर बैठा। उसके पास जो लड़की का मोबाइल था, उससे भी उसे ट्रैक किया जा सकता था। यह बात उसके ध्यान में नहीं रही और वह बार बार फोन को चालू और बंद करता रहा। इसी गतिविधि के आधार पर लोकेशन ट्रेस हुई और अंततः वह पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसने एक और अजीब कहानी सुनाई। उसका कहना था कि वह लड़की के कपड़े अपने साथ इसलिए ले गया था ताकि किसी तांत्रिक क्रिया के माध्यम से उसकी आत्मा से बात कर सके। उसने दावा किया कि उसने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन यह बात भी एक तरह का छलावा ही लगती है। जानकारों का मानना है कि वह खुद को मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश कर रहा है ताकि सजा कम हो सके। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई अदालत करेगी। इस केस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे मामले सिर्फ परिवार की जिंदगी नहीं उजाड़ते, बल्कि समाज के सामने भी कई कड़वे सवाल खड़े कर देते हैं। एक तरफ एक बेटी थी जो अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रही थी। परिवार को उस पर भरोसा था, उसने भी रिश्ते पर भरोसा किया। लेकिन उसी भरोसे को इस दरिंदे ने अपनी जिद, अपनी सोच और अपनी वासना के लिए कुचल दिया। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है। यह उस मानसिकता का मामला है जहां ना को स्वीकार करना लोग सीख ही नहीं पाते, जहां प्यार के नाम पर अधिकार समझ लिया जाता है, जहां शादी का वादा किसी की इच्छा के खिलाफ जाने का लाइसेंस नहीं बन सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझ बैठते हैं। इस घटना ने एक परिवार से उनकी बेटी छीन ली, माता पिता से उनका सहारा छीन लिया, एक बहन से उसकी बहन छीन ली और पीछे छोड़ गया सिर्फ दर्द, सवाल और कभी न भरने वाला घाव। अब फैसला अदालत करेगी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन असली सवाल हम सबके सामने है। क्या हम अपने बेटों को ना का मतलब समझा पा रहे हैं? और क्या हम रिश्तों में सम्मान की अहमियत सिखा पा रहे हैं? यदि हां, हम ऐसा कर पा रहे हैं, तो फिर इस तरह की बर्बर घटनाएं कैसे हो जाती हैं? प्यार में अधिकार नहीं, सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जहां सम्मान खत्म हो जाए, वहां रिश्ते नहीं, अपराध जन्म लेते हैं। इस घटना पर आप क्या कहेंगे और आपके अनुसार क्या किया जाए ताकि आगे किसी और बेटी को ऐसी कीमत न चुकानी पड़े? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद।